हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव मंडल है एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो जहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन स्किल की बात करेंगे। ये डिजाइन स्किल क्रिएटिविटी से भी बड़ा है और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आपकी क्रिएटिविटी किसी भी काम की नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये स्किल क्या है। हम ये जानेंगे कि इस स्किल के ना होने से बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के अंदर किस तरह के हादसे हुए और हम लोग ये भी जानेंगे कि किस मेथड से हम इस स्किल को हासिल कर सकते हैं। इस डिजाइन स्किल की पावर के बारे में आपको बताने के लिए मैं आपको फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े 2 किस्से सुनाऊंगा। पहला किस्सा है शनेल कंपनी का। हम सबको पता है शनेल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी है और शायद सारे ब्रांड्स में शनेल ब्रांड को सबसे ऊपर रखा जाता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि शनेल ब्रांड 1970s में एकदम बैंकरप्ट हो चुका था। कोई उसके कपड़ों में इंटरेस्टेड नहीं था। कोको शनेल डिजाइन कर रही थी मगर कोई भी उनके डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ? क्या कोको शनेल अपनी क्रिएटिविटी भूल गई? क्या 40 साल तक डिजाइन करने के बाद कोई अपनी क्रिएटिविटी भूल जाता है? अब मैं बताऊंगा कि शनेल ब्रांड बचा कैसे। 1982 में शनेल को ज्वाइन किया एक 26 साल के लड़के ने जिसका नाम था कार्ल लागरफेल्ड। ये जैसे ही क्रिएटिव हेड की तरह आया, इसने कुछ इस तरह के डिजाइन शनेल में बनाए जिसकी वजह से शनेल दोबारा से उसी सेम पोजीशन में आ गया। और आज की डेट में अगर हम ये कहें कि शनेल ब्रांड कोको शनेल की वजह से अभी तक जिंदा है, वो गलत होगा। ये कार्ल लागरफेल्ड थे जो उस ब्रांड में आए और उन्होंने इस तरह का चमत्कार किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि क्या कार्ल लागरफेल्ड शनेल से ज्यादा क्रिएटिव था? नहीं, कार्ल लागरफेल्ड के पास एक ऐसा डिजाइन स्किल था जो कोको शनेल के पास था जब वो जवान थी और धीरे धीरे वो स्किल खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी, कोको शनेल की क्रिएटिविटी का कोई मतलब नहीं था। हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे जैसे ही हम दूसरा किस्सा जान लें। अब जो दूसरा किस्सा है ये भी एक बहुत बड़े फ्रेंच लग्जरी हाउस के बारे में है जिसका नाम है बल्मा। बल्मा करीबन 100 साल से फैशन इंडस्ट्री पे राज किया एंड सडनली उसके डिजाइन लोगों ने खरीदना बंद कर दिए। बहुत सारे क्रिएटिव हेड्स आए, बहुत ट्राई करी गई कि कुछ नए डिजाइन्स डाले जाएं जिससे कि बल्मा दोबारा से रिवाइव हो जाए, मगर वो सारी कोशिशें बेकार थी। तभी बल्मा ब्रांड में एक 23 साल के लड़के ने क्रिएटिव हेड की तरह ज्वाइन किया जिसका नाम था ओलिवर रूस्टिंग। ये ओलिवर रूस्टिंग शायद बहुत क्रिएटिव नहीं था मगर इसके पास भी वो सेम एबिलिटी थी जो कार्ल लागरफेल्ड के पास थी और जिसकी वजह से ओलिवर रूस्टिंग ने दोबारा से बल्मा को वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में से एक बना दिया। अब बात करते हैं कि वो एबिलिटी क्या है जो क्रिएटिविटी से भी बड़ी और क्रिएटिविटी से पहले होनी जरूरी है, नहीं तो क्रिएटिविटी किसी काम की नहीं। वो एबिलिटी है द एबिलिटी टू लिसन। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कोई बहुत बड़ी एबिलिटी आपको बताने वाला हूं, पर सच में अगर देखें इन दोनों के पास एबिलिटी टू लिसन बाकी सब डिजाइनर से बहुत ज्यादा थी। अब समझते हैं ये एबिलिटी टू लिसन का मतलब क्या है। एबिलिटी टू लिसन किसी भी डिजाइनर के लिए इसलिए जरूरी है कि क्या आप अपने कंज्यूमर की बात समझते हैं, उसके क्या सपने हैं, क्या आप वो समझते हैं। अगर वो आपको कोई रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं तो क्या आप उस रिक्वायरमेंट को समझते हैं। एबिलिटी टू लिसन एबिलिटी टू हियरिंग से बिल्कुल अलग है। हियरिंग का मतलब क्या है? किसी ने कोई बात करी, आपके कान में गई, आपके ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और आपको बता दिया कि कोई आवाज आई है, इसका मतलब होता है हियरिंग। मगर लिसनिंग का मतलब है कि आपके अंदर वो आवाज गई कान में, आपके ब्रेन ने बताया मगर आपके हार्ट ने बताया कि उस पूरी लाइन का मतलब क्या है। आपके कंज्यूमर क्या इंस्पायर कर रहे हैं, आप अपने कंज्यूमर से कितना जुड़े हुए हो। जैसे आपको अपने कंज्यूमर के वर्ल्ड के अंदर जाके आपने वो पूरा वर्ल्ड देखा कि वो क्या चाहते हैं,
तब जाके एक डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी यूज करके वो सब गारमेंट्स बनाता है या वो सब प्रोडक्ट्स बनाता है जो उस क्लाइंट के वर्ल्ड में जिनकी बहुत वैल्यू है। अब जब शनेल, जब वो बहुत जवान थे, तब उनकी एबिलिटी टू लिसन बहुत हाई थी। उन्होंने वो सारे डिजाइन बनाए जो उस टाइम की जनरेशन को चाहिए थे। मगर जैसे जैसे जमाना चेंज होता गया, शनेल अभी भी उसी जमाने में थी और उसकी वो भूल गई थी कि अभी का कंज्यूमर एकदम अलग है। 1960s में वर्ल्ड में एक चीज हुई थी, यूथ क्वेक, जिसकी वजह से जो सारी पावर यंग लोगों के पास चली गई। अब जब यंग लोग पूरी फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में सामान खरीद रहे हैं, मगर आप सामान बना रहे हो ओल्ड लोगों के लिए जो जिनके पास अब पावर नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका ब्रांड चलेगा नहीं। उस टाइम पर जब कार्ल लागरफेल्ड अंदर आए, उन्हें पता था कि दुनिया में इस टाइम पे यंग लोगों की बात सुननी पड़ेगी। उन्हें क्या पसंद है, उनको उतना सोफिस्टिकेशन नहीं पसंद, उनको थोड़ा सा कैजुअल पसंद है। और उन्होंने आके ब्रांड के डिजाइन में ये सब बातें सुनने समझने के बाद वो अपने डिजाइन में वो सारी बातें इनकॉर्पोरेट की और शनेल को वापस लेके आए। जब ओलिवर रूस्टिंग बल्मा में आए, तब उन्हें पता चला कि दुनिया के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सारे तो इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाके उन्होंने अपने सारे के सारे डिजाइन्स को अपलोड करना शुरू किया, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ किया, और कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया को दोबारा पता चल गया बल्मा कौन सा ब्रांड है। तो इन दो किस्सों से शायद आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि द एबिलिटी टू लिसन, सुनने और समझने की क्षमता क्रिएटिविटी से ऊपर है। और अगर ये नहीं है तो उस क्रिएटिविटी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सुन नहीं सकते कि आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए, अगर आप समझ नहीं सकते कि वो किस चीज को वैल्यू करता है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बनाइए, वो इन द एंड ऑफ द डे कूड़ा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो है कि हम अपने अंदर एबिलिटी ऑफ लिसनिंग बड़ी कैसे करें, किसी बात को समझने की चीज बड़ी कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ 10 पॉइंट है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं, जो कि इन डिजाइनर्स ने भी फॉलो किए। सबसे पहली बात, जब ये डिजाइनर्स अपने कंज्यूमर से बात कर रहे थे, तो ये अपने कंज्यूमर्स की लाइफ में इंटरेस्टेड थे। वो उनको आई टू आई, फेस टू फेस देख के बात कर रहे थे। ये नहीं कि आपने गूगल सर्वे भेजा और आपको कोई डेटा मिल गया और आपने उस डेटा से समझ लिया कि तुम्हारे कंज्यूमर को क्या चाहिए। लोगों से मिलिए, उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड होइए, और तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि उनको ऐसी कौन सी चीज है जो वो बता नहीं पा रहे मगर वो चाहते हैं। सेकेंड स्टेप है, आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा जब आप किसी से सुन रहे हो, और रिलैक्स भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई कमांडो अपने सैनिक से बात कर रहा हो। आपको एकदम रिलैक्स वे में उसके लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। यानी ये नहीं कि बीच बीच में आप चेकआउट हो गए, आपका दिमाग कहीं और पहुंच गया, आप सामने तो हाँ हाँ कर रहे हो, या हाँ हाँ समझ आ गया, मगर अंदर से आपका दिमाग चेकआउट हो चुका है। तीसरा है, आपको एक ओपन माइंड रखना है। जब आपसे कोई कंज्यूमर या कोई भी कुछ भी बात कर रहा हो, उसके अंदर अपने खुद की दिमाग की दलीलें मत दीजिए, ओपन माइंड रखिए, रिस्पेक्ट करिए। शायद उनके किसी का शेप किसी तरह का है, शायद किसी का कलर किसी तरह का है, शायद किसी का कल्चरली कुछ इनहिबिशंस है कुछ कपड़े पहनने की। वो सारी बात एक ओपन माइंड से सुननी पड़ेगी। और इन दोनों डिजाइनर्स ने क्या किया, आप ये जब भी अपने कंज्यूमर्स के साथ होते थे तो ये उनका वर्ल्ड अपने दिमाग में पिक्चर करते थे। जब ये लोग डिजाइन कर रहे होते थे तब भी वो अपने कंज्यूमर का वर्ल्ड अपने दिमाग में पिक्चर कर रहे होते थे। उनके लिए ये नहीं होता था कि अरे मैंने ये बना दिया, इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी भी डाल दो, इसके अंदर प्रिंट भी डाल दो, अरे वाह ये तो स्केच में बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, वो सोचते थे कि जब ये मेरे कंज्यूमर को मिलेगा तो उसको कैसा लगेगा। ये सब पावर आती है एबिलिटी टू लिसनिंग से, जब आप किसी की वर्ल्ड में इंटरेस्टेड होते हो। तीसरा है कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट मत करिए। उसको ये मत बोलिए अरे अरे मुझे भी पता था, पता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। नहीं, आप किसी को सुन रहे हैं, प्लीज सुनिए। आप बीच में अपनी दलीलें देके या किसी चीज से उसको इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि जो वो बात करना चाह रहा है वो सडनली वो भूल ही जाएगा। और जब भी कोई आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप अपने सोल्यूशन मत देना शुरू कर दीजिए।
जब तक कि उसने मांगे ना हो। बात सुनिए। अब अगर मान लो कोई बात आपको समझ नहीं आई, आपको वेट करना पड़ेगा कि जब आपका कंज्यूमर या स्पीकर जब वो थोड़ा सा पॉज हो, थोड़ा सा रुके, तब जाके आप उससे वो क्वेश्चन करिए। अब सबसे बड़ी जो एक स्किल हम सबके पास है वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब एम्पैथी, मतलब कि हम फील कर सकते हैं कि अगला इंसान किस तरह से फील कर रहा है। ये फीलिंग, ये एबिलिटी भगवान ने हर एक इंसान में दी है। तो अगर आप अटेंटिव हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये फीलिंग अपने आप होगी कि आप फील कर पाओगे कि वो इंसान किस दुख से गुजर रहा है, किस सुख से गुजर रहा है, किस चीज में उसको वैल्यू चाहिए, ये आप पिक्चर कर सकते हो अपने दिमाग में। जो नौवां पॉइंट है जो हम सब लोगों को समझना चाहिए कि आपको अपने स्पीकर को फीडबैक देना है। वो शायद आपसे कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको उसके बारे में फीडबैक दीजिए और उनसे पूछिए भी कि अगर मैंने ये चीज समझी और मैं ये चीज बना रहा हूं, क्या ये तुम्हें पसंद है? तो ये फीडबैक का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट मेथड की, जिसकी वजह से लिसनिंग सबसे बड़ा स्किल है किसी भी और स्किल की कंपैरिजन में। वो स्किल है उसकी उस बात को समझना जो उसने कही ना हो। कई बार हम जब अपने एक पुराने बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं, शायद वो दो बात करते हैं और हम पूरी उनकी बात समझ जाते हैं। शायद उन्होंने कही भी ना हो, शायद वो कुछ और कह रहे हो आपको, मगर आपको समझ आता है कि ये एक्चुअली में कुछ और कह रहा है। तो ये कार्ल लागरफेल्ड, ऑलिवर रूस्टिंग, इन सब का रिलेशनशिप अपने कंज्यूमर के साथ बिल्कुल ऐसे था जैसे बेस्ट फ्रेंड का होता है। तो वो कोई चीज बोलते भी नहीं थे और इन लोगों को समझ आती थी। जब ये लोग उनके साथ डिनर पे जाते थे या उनको इनवाइट करते थे प्ले देखने के लिए, मूवी देखने के लिए अपने स्टूडियो में, तो वो लोग तो आराम से बात कर रहे होते थे क्योंकि वो डिजाइनर नहीं है, वो तो सिर्फ अपने लाइफ की बात कर रहे हैं। मगर ये उन बातों से वो चीजें भी सुन लेते थे जो उन्होंने कही नहीं है। तो अगर आप इन सब चीजों को एक साथ देखें तो आपको समझ आएगा कि एबिलिटी टू लिसन बहुत आराम से हम लोग अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और एक बार ये अगर आप लोगों के पास आ गया तो आप किसी भी लेवल की क्रिएटिविटी से दुनिया के सबसे पावरफुल डिजाइनर बन सकते हैं। जब मैं अपने ऑनलाइन डिजाइन स्कूल के लिए फैशन मॉड्यूल्स प्लान कर रहा था, तब मैंने इस बात का ध्यान रखा कि मेरे स्टूडेंट्स को ये वाला स्किल जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं है। इस बात के साथ मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा।